दुनिया में बहुत सी चिकित्सा पद्धति एवं विधाएं उपलब्ध हैं। आयुर्वेद उनमें से प्राचीनतम विधा है और बाकी सभी विधाएं आयुर्वेद से ही जन्मी हैं। आयुर्वेद अनगिनत सिद्धांतों से भरा हुआ है। औषध निर्माण इनमें से एक सिद्धांत है। रसशास्त्र और भेषज कल्पना औषध निर्माण के सिद्धांतों पर आधारित आयुर्वेद का अभिन्न अंग है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर औषधियों का निर्माण किया गया है। औषधि निर्माण की विधा को निपुणता के प्रयास में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कुरुक्षेत्र स्थित श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी के रसशास्त्र विभाग में रस सिंदूर का निर्माण आरंभ हुआ। जगत्प्रदान विजय तस्मै परस्मै नमः। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वस्य यस्य सर्वमेव नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। रसो वै स श्रुतितः यस्मात् श्रुतं जगत्त्रयं ध्यायन्ति योगिनो नित्यं तं नमामि रसेश्वरम्। रस सिंदूर कुपिपक्व रसायन की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण रसायन है, जो शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक से निर्मित होता है। रस सिंदूर एक श्रेष्ठ रसायन है जिसका प्रयोग प्रमेह, प्रदर, अर्श, अपस्मार, कास, श्वास, आमवात, वाजीकरण, जरा रोग एवं आयु की वृद्धि के लिए किया जाता आया है। हिंगुल को नींबू स्वरस में शुद्ध करने के बाद कपड़े की कंदुक में लपेटकर धीरे धीरे जलाते हैं और सब्लिमेशन विधि से उसके ऊपर उल्टे रखे घट यंत्र में शुद्ध पारद को इकट्ठा किया जाता है। शुद्ध है ना ये? रखिए आप आगे। सर इसमें हम एक बाय एक कट कर लेते हैं, तो सूती वस्त्र लेते हैं, ठीक है, एक पहले लेयर लेते हैं। आपके पीजी स्कॉलर सारे यहाँ हैं? सर इसमें जितना हिंगुल लिया है हमें उतना ही वेट लेना होता है और उतनी हमें फोटो लगानी होती है। उसका पर्पज ये रहता है कि अच्छी तरह जल जाए, जितना अच्छी तरह से जलेगा उतना ही पार हमें अपनी नाद में इकट्ठा हो जाएगा। दूसरा सर इसमें सावधानी ये रखनी पड़ती है कि जो अग्नि जल रही है वो अच्छी तरह से जलनी चाहिए, तो बीच में बंद से जलाएं। तो इस पे ये पेट्रोल डाला है ताकि थोड़ी जीन से दूर भी ले सकते हैं, हाथ में तो रिस्की है ना। तो नो तो अब इस प्रकार से निष्कासित किए हुए पारद और जो मार्केट में पारद मिलता है उसमें क्या अंतर होगा बच्चों? ये शुद्धतम शुद्धतम पारद होगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बेसिकली सर क्या ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक सर ये है कि इसमें सावधान रखनी पड़ती है हमें। अगर थोड़ी सी अग्नि वगैरह हम सही नहीं रखेंगे तो हमारा जो परसेंटेज है वो डाउन जा सकता है सर।
क्या इससे इससे हमें जितना औषध निर्माण के लिए आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में हम इसमें से ले पाते हैं? यही इसका ड्रॉबैक है। इसमें चंचलता है तो एक्सट्रैक्शन में दिक्कत इसमें मात्रा हमें कम कम मिलती है। जितना हमें इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो हम इससे मीट आउट नहीं कर सकते। ये इसकी एक ड्रॉबैक है। मेडिसिन के लिए तो हमें प्योरेस्ट चाहिए ना सर, फिर हम अब ये आगे प्रश्न ये है कि अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि हमें साल में 2 किलो पारद चाहिए और इस तरीके से निकालना है, तो हम क्या डेवलप कर सकते हैं यहाँ जिससे 2 किलो पारद हम इससे निकाल पाएँ? ये एक फर्दर टेक्नोलॉजी वालों को साथ में लेके काम करने की ज़रूरत है, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। ये ओपन है फील्ड, तो ये सोच सकते हैं आप यहाँ बैठे। और आप आइडिया लाइए, टेक्नोलॉजी वालों से मैं जोड़ दूंगा, उसमें जो पैसे लगेंगे वो हम देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू तो तब लूंगा जब कोई आइडिया लेके आओगे, अभी कोई थैंक यू नहीं। विदिन अ वीक वी विल ब्रिंग द आइडिया। नहीं आप नहीं ला पाएंगे एक वीक में, तो गुड लक, कैरी ऑन प्लीज। ठीक है, मैं बीच बीच में आता रहूंगा। शुद्ध पारद 1 भाग, शुद्ध गंधक 1 भाग को एक साथ मिलाकर 10 से 15 घंटे मर्दन करने से निश्चंद्र होने तक काली शह कजली का सूक्ष्म चूर्ण प्राप्त होता है। इसे कजली निर्माण कहते हैं। शुद्ध पारद को शुद्ध गंधक के साथ बिना कोई द्रव डाले निरंतर मर्दन करने से जब निश्चित कृष्ण वर्ण का कज्जल समान सूक्ष्म मिश्रण बन जाता है, उसे कज्जली के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार से पारद की मूर्छना कहलाता है। कज्जली का निर्माण कज्जली में 3 बार वटांकुर स्वरस की भावना देकर सूख जाने पर पूर्ण होता है। दसवीं शताब्दी से पूर्व लौह, स्वर्ण, रजत आदि से निर्मित कूपी का प्रयोग कूपी पक्व रसायन के निर्माण के लिए होता था। 10वीं शताब्दी से कांच कूपी का प्रचलन शुरू हुआ। कांच कूपी का तल पतला होना चाहिए और गर्दन लंबी नहीं होनी चाहिए। आधुनिक समय में हरे रंग की या भूरे रंग की बियर बॉटल का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय में पांडुरवर्ण वल्मीक मृत्तिका कुम्हार की मिट्टी का प्रयोग कपड़ मिट्टी के लिए होता था। आजकल मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। कपड़ मिट्टी करने के लिए सूती कपड़ा या पट्टी को मिट्टी में आवश्यकता अनुसार पानी डालकर भिगोने के लिए छोड़ दें। इसके बाद कपड़ मिट्टी शुरू करें। एक बार की कपड़ मिट्टी सूखने पर ही दूसरी बार कपड़ मिट्टी करें। कपड़ मिट्टी नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए।
इस प्रकार यह प्रक्रिया 7 बार करें और फिर इस कांच कूपी को धूप में सूखने के लिए रख दें। कपड़ मिट्टी करने से कांच कूपी की अग्नि के ताप को सहने की क्षमता बढ़ती है। भट्टी निर्माण। यह सामान्यतः लोहे तथा मिट्टी की अंगीठियाँ होती हैं। इसकी ऊंचाई 1 गज के लगभग, चौड़ाई और लंबाई आधा गज होती है। यह चकोर तथा गोल दोनों होती हैं। एक तरफ भूमि से 4 अंगुल ऊपर एक छेद होता है। उसकी ऊपरी भाग पर लोहे की शलाकाएं लगी होती हैं। अंगार कोष्ठी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह कठिन धातुएं कांच कूपी कपड़ मिट्टी के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। आजकल इसकी जगह विद्युत भट्टियों का प्रयोग भी किया जाता है। कजली बनाकर 7 कपड़ मिट्टी की गई कांच कूपी में इतनी मात्रा में भरें कि कांच कूपी आधे से भी अधिक भाग खाली रहे। इस द्रव पूरित कांच कूपी को बालू का यंत्र में रखकर भट्टी पर चढ़ा दें। बालू का यंत्र निर्माण। एक चौड़े मुख वाला नांद के समान मृतिका पात्र या लोहे का पात्र लेकर तल से 1-2 अंगुल ऊपर बालूका को भरकर कांच कूपी रखें। कूपी रखने से पहले बालूका यंत्र में थर्मोकपल को अरेंज करें। थर्मोकपल एक सेंसर है जो तापमान को दूर से सेंस करके मॉनिटर में रीडिंग दिखाता है। इसमें 2 अलग अलग धातुओं की तार एक सिरे पर जुड़ी रहती हैं और अग्नि के ताप को वोल्ट के रूप में मॉनिटर तक पहुंचाती हैं और तापमान दर्शाती हैं। और फिर बालूका यंत्र को बालूका से भर दें। कांच कुप्पी का मुख थोड़ा सा लंबा होना चाहिए और बालूका से बाहर रहना चाहिए। इस तरह बालूका यंत्र को अंगार कोष्ठी में रखकर अग्नि दें। प्रातः 11 बजे कूपी स्थापना बालूका यंत्र में करने के बाद अग्नि देना शुरू किया। रूम टेम्परेचर से 220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा। इसके 30 से 35 मिनट बाद कूपी मुख से श्वेत वर्ण के फ्यूम्स निकलने शुरू हो गए। लगभग 240 डिग्री से 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कूपी मुख से येलो फ्यूम्स बाहर निकलने लगे। थर्मोकपल एक सेंसर है जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह के रूप में तापमान को मापने के लिए किया जाता है। सेंसर में 2 असमान धातु के तार होते हैं जो एक जंक्शन पर जुड़े होते हैं। एक लोहे की शलाका अग्नि में गर्म कर जब अग्नि वर्ण की लाल हो जाए तब धीरे धीरे
आतसी शीशी के गले में डालकर इसे चारों तरफ घुमाएं और चलाएं, जिससे गंधक का जो अंश कूपी के गले में लग जाता है इसके द्वारा जल जाता है या फिर शलाका के साथ ही चिपक जाता है। ऐसी अवस्था में यदि शीशी का मुख तंग या छोटा हो जाता है तो गंधक के जलने से उसमें से ज्वाला निकलनी प्रारंभ हो जाती है। तीन घंटे मृदु अग्नि देने के बाद लगभग 320 डिग्री सेल्सियस से 340 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मध्यम अग्नि की स्थिति में कूपी मुख से ब्लू फ्लेम्स निकलने लग जाते हैं। 2 घंटे 40 मिनट की मध्यम अग्नि देने पर कूपी मुख से 5 से 6 इंच की ब्लू फ्लेम्स बाहर आने लगती हैं। 460 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ब्लू फ्लेम्स की हाइट घटकर 1 से 2 इंच रह जाती है। अगर कूपी के मुख के अंदर अभी भी गंधक का कुछ अंश शेष रह जाता है तो इसे गर्म शलाका से साफ करें। जब ब्लू फ्लेम्स कूपी मुख से निकलना पूरी तरह से बंद हो जाए तो कॉपर कॉइन टेस्ट और शीट शलाका टेस्ट करना चाहिए। जब शलाका डालने पर उसमें गंधक का कोई अंश ना लगे तब शीशी के मुख पर ताम्रपत्र रखकर देखें कि उस पर सफ़ेद पारद का अंश लगता है या नहीं। जब पारद अंश ताम्रपत्र पर आने लगे तभी डाट लगानी चाहिए। शीट शलाका को कूपी के तल तक प्रवेश कराने से हमें यह ज्ञात होता है कि कूपी के अंदर गंधक का कुछ भी अंश शेष नहीं रहा है। इसके तुरंत बाद हमें डाट लगा देना चाहिए।
इसके बाद कूपी के मुख पर डाट लगाकर इसके मुख को चूना या कपड़ मिट्टी आदि द्वारा मजबूत संधि बंधन कर दें, जिससे कि उसमें से कोई भी वाष्प बाहर ना आए। जब तक गंधक का जारण होता है, पारद वाष्प रूप में बनकर नहीं उड़ता। डाट लगाने के पश्चात इसे तीव्र अग्नि दें। सामान्यतः रस सिंदूर का निर्माण 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड की 3 घंटे की तीव्र अग्नि पर होता है। इस पर पारद वाष्पशील होकर कूपी के गले में संचित होने लगता है। 3 घंटे तीव्र अग्नि देने के पश्चात इसे अग्नि देना बंद कर दें और सर्वांगशीत होने के लिए छोड़ दें। रस चिकित्सा का महत्वपूर्ण भाग। कूपी पक्व रसायन रस सिंदूर के निर्माण हेतु आयुर्वेदिक ग्रंथों के प्रमाण और अनेकविध रिसर्च पेपर्स की सहायता से हिंगुल के शोधन से शुरू कर पारद निष्कासन, कजली निर्माण करते हुए आज प्रथमतः रस शास्त्र विभाग में रस सिंदूर का निर्माण संपन्न होने जा रहा है। एक ने सोचा, सबने किया और अंततः हो ही गया। गलस्त एकत्रित रस सिंदूर को प्राप्त करने के लिए अगली सुबह प्रातः भट्टी के स्वांगशीत होने पर कूपी को बालुका यंत्र से बाहर निकाला गया। कूपी पर लगी पकी हुई कपड़ मिट्टी चाकू की सहायता से निकाली जाती है। तत्पश्चात कूपी की गर्दन जहां रस सिंदूर इकट्ठा है, उससे नीचे मिट्टी के तेल या पेट्रोल में भीगी हुई सूतली या सूती धागे को गर्दन पर बांधकर जलाया जाता है। जब कूपी गर्म हो जाए, तब भीगे सूती कपड़े को लपेटकर कूपी की गर्दन को ठीक उसी जगह से आसानी से तोड़ा जाता है।
कांच कुपी के टूटने के बाद गलस्त रस सिंदूर को आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। ठोस रस सिंदूर को जब खरल में सूखा मर्दन किया जाता है तो सुर्ख लाल रंग का बारीक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे रस सिंदूर कहा जाता है।